इतिहास का एक क्रूर शासक। जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सचमुच बांसुरी बजा रहा था? जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोम सम्राट नीरो के बारे में मशहूर। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाई और पत्नियों की हत्या करवाई। सन 54 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी माँ के प्रयासों से एक ऐसा साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर के उत्तर ब्रिटिश और यूरोप तक, सीरिया तक फैली हुई। सिंहासन की भूख उसकी नीरो की माँ अग्रिप्पिना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई। अग्रिप्पिना ने अपने अंकल सम्राट कोल्गिसस से शादी और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से करवाई, जिससे वो शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिप्पिना ने जहरीले मशरूम या खाबिया खिलाकर के सम्राट क्लिवियस को मरवा डाला, लेकिन इस बात की कितनी सच्चाई है कोई पुख्ता सबूत नहीं। नीरो ने अपनी माँ की भी हत्या करवाई। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी माँ अग्रिप्पिना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी। यहाँ तक कि रोमन सिक्कों पर भी नीरो की तस्वीर के साथ साथ उसकी भी तस्वीर थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी माँ की हत्या करवा दी। शायद इसीलिए उसे और अधिक शक्ति या स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी माँ पर किया गया हत्या का ये पहला प्रयास सफल रहा था। नीरो ने अपनी माँ को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के ऐसे जहाज में वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डूबने की साजिश बनाई गई। लेकिन इस हत्या के प्रयास से वो बच गए। के बाद नीरो ने अपनी माँ पर बगावत का आरोप लगाया और फिर लोगों को भेज करके उसकी हत्या करवा दी। नीरो की माँ रवैया जो था उनका बहुत कड़क था। वो हाकिमान एक स्रोत के अनुसार वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई थी कि अपने बेटे के साथ यौन संबंध बनाने से पीछे नहीं। उनके अनुसार नीरो और उसकी माँ की यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार नीरो के भेजे गए जल्लाद जब अग्रिप्पिना के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। मारिया के अनुसार नीरो ने अपने बचपन सत्ता संघर्ष का माहौल देखा जिसका उसके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन साम्राज्य में सत्ता के लिए शादियां, हत्याएं, जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया गेस ने उस दौर के बारे में कहा कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं जब रोमन साम्राज्य के यूरोप से लेकर के एशिया सीरिया तक फैला हुआ। लेकिन ये विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्रध्वज घाटी की मदद से उसे चलाता। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट अगस्टस ने इस साम्राज्य सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था। रोम के पहले सम्राट अगस्टस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की उसमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादी, बच्चों को गोद लेना, तलाक या देश निकाला जैसे कानून ये सब चलता रहा। हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य के सम्राट क्लिवियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दादी को कैदखाने में डाल दिया गया। तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां, जो कि जिलवतन पर
दिया गया था। क्लोडियस के शासनकाल के दौरान नीरो की मां वापसी संभावते हुई और उसके सम्राट से, जो कि उसके अंकल भी थे, शादी करके शाही परिवार में अपनी जगह बना ली। 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासन के अंतिम दिनों में यूलियस अपनी पत्नी पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे, जिनमें नीरो की मां अक्विला शामिल थी। सुषमा मालिक के अनुसार इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला सलमान के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने यूलियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि नीरो के साथ संबंध बनाने और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पति की परवाह नहीं करती। इतिहास से पता चलता है कि यूलियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और यूलियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती है कि नीरो के शुरुआती दिनों के आसपास कुछ अच्छे लोग थे, जो सेना और अपने क्रूज नाम के एक शामिल सेना का एक दार्शनिक और नीरो के भाषण लेखक नीरो ने अपनी का भी कत्ल कराया। जब नीरो अपनी पहली पत्नी अक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे निर्वासन कर दिया और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद लोगों पोपिया से प्यार हो गया। शादी कर पोपिया गर्भवती तो नीरो एक रिश्ते में आकर उसका कत्ल कर दिया। नीरो की शादी पहले 5 वर्ष रोम के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया और रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा। खेल प्रतियोगिताओं योजनाओं का करार आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासनकाल के दौरान भीषण और बर्बादी की वजह तब तक नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बन गया। प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि यूलियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नजरअंदाज किया गया था, उनके समय में ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में स्वतंत्रता के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह आश्वासन दिया कि रोमन सेना गार्ड समय पर वेतन दिया जाएगा। शुरुआती रोम के अधिकांश मामलों में सीनेट पर छोड़ दिया। नीरो ने यह भी समझने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे नहीं किए जाएंगे, जिससे सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। मलिक के अनुसार अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि और रोम के बेहतर शासक साबित हुआ। मलिक के अनुसार इसके बाद साथ ही नीरो ने रोम के लोगों को खुश करने के लिए 54 ईस्वी में यूनानी की तरफ बड़ा पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। इन खेलों में लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत चीजें शामिल थी, जैसे कि सर्कस वगैरह, खासतौर पर शामिल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पोलस ऐतिहासिक संदर्भों के शुरुआती दिनों को रोम का स्वरूप कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में इस तरह से शासक अपने शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे शासन करने के तरीके से उनकी लोकप्रियता जो है वो खत्म हो जाती है। नीरो की लोकप्रियता काफी हद तक उनके अंतिम दिनों तक बनी रही। नीरो ने अपने शासनकाल के दौरान जिन समस्याओं का सामना किया उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो यूलियस राजवंश के 5वें और अंतिम राजा। महत्व के अनुसार जब नीरो सत्ता में आए
जब नीरो सत्ता में आए तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो जाहिर तौर पर प्रशासन जो स्थिरता के साथ चल रहा था, लेकिन सत्ता पाने के लिए परिवार के भीतर कड़ा संघर्ष चल रहा था और साजिशें अपनी तरफ पर थी। इसके अलावा सीनेट का अविभाजन वर्ग था जिसे संतुष्ट रखना जरूरी था और क्रांति गवर्नर के उनके पास देना चाहिए। सबसे पढ़कर के रोम की जनता थी और उसके खेल और मेलों में दिलचस्पी। उनके अनुसार विजय होने के कारण माल के कहीं के तरह आने वाले पंच का कब्जे में लिया जाता था। अब ये सब कुछ बंद हो गया और ऐसे स्थिति में स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। 64 ईस्वी में रोम जल करके राख हो गया। अखबार कहते कि ये आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई और बाद में ये की जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बाद इतिहासकार का कहना है कि दूसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई ताकि उसका फिर से नया निर्णय लिया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण करवाना चाहते, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में तर्क देते हैं आग उसने नहीं लगवाई क्योंकि उसका अपना महल भी इस जगह इस आग की चपेट में आ गया। मलिक के अनुसार इसी दौर के एक अन्य इतिहासकार कहते हैं कि केवल एक अफवाह नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई। बात लगी है नीरो ने खुद ऐसा किया होगा। नीरो ने बाद में शहर को काफी बेहतर तरीके से फिर से बनवाया। चौड़ी सड़कें बनवाई गई ताकि अगर दोबारा आग इतनी तेजी से न फैले और बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मैथुन के अनुसार 2 ऐतिहासिक स्रोत ये कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क ये है कि जब शहर जल रहा था नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। ये बात कहाँ तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, इस बारे में मैथुन का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। ये भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लाइरे कहा जाता था। मलिक का कहना है कि क्रेसिस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम थी। आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके बारे में नफरत की भावनाएं थी। इसीलिए ईसाइयों पर आरोप लगाना बहुत आसान था, जिस पर आम जनता ने आसानी से विश्वास कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जंगली भेड़ियों के सामने डाल दिया गया, रात में उनको जिंदा जला दिया गया और जनता को ये नजारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। आग की इस घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम भी था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम की पाइप लगवाए गए। इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा संसाधन खर्च किए गए, लेकिन ये कभी पूरा ही नहीं हुआ। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ के लोग इस महल के निर्माण खुश नहीं। जिससे जाहिरी तौर पर ये कहा गया कि इसे उनके लिए खोला जाएगा और वहाँ खेल और समारोह आयोजित किए जाएंगे। नीरो को बजाने और गाने का शौक था। नीरो ने मंच पर भी अभिनय किया और सम्राट का ये शौक सीनेट की नजरों में एक रोमन नेता की गर्मा के खिलाफ था, लेकिन नीरो को किसी सोच की परवाह नहीं।
वो 1 साल की छुट्टी लेकर के यूनान चला गया। वहाँ उन्होंने थिएटरों में अभिनय किया, फिर निरुक्ता हासिल की। कहा जाता है कि नीरो जब स्टेज पर किसी दर्द भरी कहानी को पेश करते हुए नायिका का अभिनय करता था तो अपनी दूसरी पत्नी सोफिया का आंख पकड़ लेता, जिसका जाहिर तौर पर वो मकसद था कि वो उसकी हत्या की वजह से दुख और अफरेट बोझ झूमा हुआ। 30 साल की उम्र तक पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ गई। सेना के समर्थन से उसने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान। मतलब ये है कि नीरो कहीं दिखाई दे तो उसे मार दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी पीछा कर रहे थे। नीरो रात के अंधेरे में भागकर शहर के बाहरी इलाके के अपने एक महल में छिप गया और आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो उनके आखिरी शब्द थे पुलिस आर्किटेक्ट सीरियो। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मैं अपनी मृत्यु में भी एक कलाकार हूँ। वो क्या है कि कलाकार है जो मेरे साथ मर रहा है। मैं एक व्यापारी की तरह मर रहा हूँ। नीरो के इन शब्दों का जो भी अर्थ हो, लेकिन उनके अंतिम शब्द उनके चरित्र